हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कूलॉम्स लॉ की। तो ये बताया गया कि अगर हमारे पास कोई दो चार्ज हैं, पहला चार्ज Q1 एंड सेकंड वन इज Q2, और उन दोनों के बीच की जो सेपरेशन है वो हमें R दी गई है। तो कूलॉम्स लॉ ये कहता है कि जो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, वो प्रोडक्ट ऑफ Q1 एंड Q2 के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेकंड इक्वेशन से ये कहती है कि जो इनके बीच में फोर्स लग रहा है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा इनके बीच की सेपरेशन के स्क्वायर के, डेट इज इन्वर्स स्क्वायर लॉ। सो जो ये वाली इक्वेशन हमें दी गई है ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ है। अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें तो, और जो हमारा प्रोपोर्शनलिटी साइन दे रखा है बीच में ये वाला, अगर हम इसको हटा दें तो हमें एक नई इक्वेशन मिलती है, और ये इक्वेशन हमारी होती है F इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन में 4πε0 इंटू R स्क्वायर। जो ये 1/4πε0 है ये हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है। और स्टूडेंट्स हमने ये बात यहाँ पे मानी है, एज्यूम की है कि जो ये दोनों चार्ज पार्टिकल हैं Q1 और Q2 हैं, ये दोनों हमारे फ्री स्पेस में रखे हुए हैं। मीन्स वहाँ पे हमारी एयर है या वैक्यूम है, उसके अलावा कोई और मीडियम नहीं है। और अगर मीडियम, फिर एयर और स्पेस के अलावा कोई और मीडियम होता है तो वहाँ पर हम एक कांस्टेंट लगा देते हैं जो हमारा K होता है। इसी को हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या होती है ये हम आगे बात करेंगे। एंड नेक्स्ट हमें वेक्टर्स फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। तो जैसा कि हमें पता है कि जो फोर्स है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो यहाँ पे जो हमारा अरेंजमेंट दिया गया है इसमें एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया एंड दिस इज जेड एक्सिस। और यहाँ पे हमारे दो चार्ज पार्टिकल रखे हुए हैं, दो चार्ज, एक हमारा Q1 है और दूसरा हमारा Q2 है। और इन दोनों के बीच की सेपरेशन हमें दी गई है R वेक्टर, और इनकी एयर ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो हमें R1 वेक्टर और R2 वेक्टर के फॉर्म में दी गई है। तो ये बात हम एज्यूम करते हैं कि जो F12 है ये हमारी F12 ये हमारा फोर्स ऑन चार्ज Q1 है ड्यू टू Q2। तो अब हमें जब फोर्स निकालते हैं तो हमें पता है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इसलिए हम ये करते हैं कि जो हमारा फॉर्मूला है जो हमने पहले पढ़ा है उसमें R वेक्टर से ऊपर मल्टीप्लाई करके नीचे से R³ कर देते हैं। और ये होता कैसे है, तो इसके लिए हम सीधा ये करते हैं जो हमारा पहले फॉर्मूला दिया गया उसमें R³ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। R³ हमारा एक यूनिट वेक्टर होता है और जो हमें ये बताता है कि जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन क्या है। और यूनिट वेक्टर को हम R³ को R वेक्टर अपॉन में R लिख सकते हैं। तो उसी वजह से हमारा जो इक्वेशन है जो हमारी टोटल है वो हमारी ये बन जाती है Q1 Q2 R वेक्टर अपॉन 4πε0 R³। और जो हमारी कांस्टेंट वैल्यू होती है 1/4πε0, इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होती है। इसके साथ साथ अगर हम ε0 की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो इसी फॉर्मूले का यूज करके हम ε0 की वैल्यू निकाल सकते हैं। वेरी सिंपल को। और इसको जब हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये आती है हमारी अप्रोक्सीमेटली 8.85 × 10⁻12। सो स्टूडेंट अब बात हम करते हैं कि जो हमारा ये R वेक्टर दिया गया है इसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। तो आई होप कि आप लोगों ने वेक्टर में पढ़ा होगा वेक्टर डायरेक्शन किस तरीके से निकालते हैं। तो डिपेंड करता है कि हम फोर्स जो हम ले रहे हैं वो कौन सा वाला एज्यूम कर रहे हैं इस फिगर में, और
उसी के हिसाब से फिर हमारे आर की डायरेक्शन डिफाइन होगी। मान लेते हैं कि हम निकाल रहे हैं पहले F12 पर, तो अगर हम F12 पर हम निकालें तो हमें जाना है, पहले हमें Q2 पे जाएंगे जिसके पोजीशन R2 है, उसके बाद हम Q2 से Q1 की तरफ जाएंगे जो हमारा R वेक्टर है, और इसके अलावा अगर हमें Q1 पे जाना है तो इसके लिए एक सीधा तरीका होता है, ओरिजिन से हम सीधे Q1 पे चले जाएं। तो हम ये बात कह सकते हैं, अगर हम देखें तो जस्ट एक तरीके से ये हमारा वेक्टर हो गया कि R2 वेक्टर अगर हम लिखना चाहें तो R2 वेक्टर के साथ R वेक्टर को ऐड करने पर हमें R1 वेक्टर मिल जाएगा, क्योंकि हम ओरिजिन से पहले Q2 की तरफ गए, Q2 से Q1 की तरफ गए, उसका रिजल्टेंट वेक्टर आएगा हमारा R1। और अगर हम R वेक्टर निकालना चाहें तो वो सिंपली हो जाएगा R1 माइनस R2। तो यहाँ पे हमने एक चीज़ बात ये नोटिस करने वाली ये है कि जब भी हम Q1 के लिए अगर हम डायरेक्शन निकाल रहे हैं फोर्स की, जो ये डायरेक्शन ये आगे की तरफ हमें दी गई है ये इधर, तो इसके लिए हमने ये किया है सिंपली पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 माइनस में पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2। तो Q1 के पोजीशन वेक्टर में से Q2 का पोजीशन वेक्टर अगर हम माइनस कर देंगे तो हमें R वेक्टर की डायरेक्शन मिल जाएगी F12 के लिए। उसके लिए अगर हमें F2 के लिए करना है तो सीधा हम उसके सामने माइनस साइन लगा देते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के। तो इसमें सिंपली जैसे हमने पहले किया है वही हम मान लेते हैं। तो पहले जो हमने पढ़ा था उसमें हमने ये बात एज्यूम की थी कि वहाँ पे जो हमारा चार्ज है वो हमारे 2 रखे हुए थे, पर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारे नंबर ऑफ चार्ज बहुत सारे हैं। तो मैं जस्ट तो ये बात एज्यूम करता हूँ कि अलग अलग बहुत सारे चार्ज पार्टिकल हैं जो ये डॉट डॉट सी बन रही हैं। तो अभी हमें करना क्या है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल हम एज्यूम कर लेते हैं और उस पर हमें सभी के जैसे हमें फोर्स निकालना है। तो फोर्स निकालने के लिए हमें करना क्या है कि जैसे हमें मतलब कोई हमारा चार्ज पार्टिकल 1 है, मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि हमारा Q1 पे उस पर हमारा टोटल फोर्स है वो F1 नेट है, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करने के लिए सीधे सिंपल जैसे हम पहले करते हैं 2 की वजह से निकालेंगे, 3 की वजह से, 4, 5 और जितने भी चार्ज पार्टिकल हम सब की वजह से निकालेंगे उसे, और लास्ट में फिर उस सभी को ऐड कर देंगे। ऐड करने पे टोटल हमें F1 नेट की वैल्यू मिल जाएगी। और एक चीज़ हमें हमेशा याद रखनी है कि जो हमारा फोर्स है वो वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर के हिसाब से हमें वो ऐड करना है। अगर वेक्टर के हिसाब से आप लोग ऐड नहीं करते हैं तो आपका आंसर गलत आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इसीलिए कोशिश ये करें कि वेक्टर फॉर्म में ही क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो नेक्स्ट इतना पढ़ने के बाद हमारे नेक्स्ट टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे कि हमें फॉर्मूला दिया गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिंपली होती है हमारी गिवन बाई फॉर्मूला F वेक्टर अपॉन में Q वेक्टर Q नॉट। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है तो जो हमारा फोर्स है उसमें सिंपली हमें चार्ज से डिवाइड कर देना है, और फोर्स पर यूनिट चार्ज इज इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसका मतलब ये होता है कि जैसे हमारे पास कोई एक चार्ज पार्टिकल है, लेट अस से दिस इज ए चार्ज पार्टिकल एंड, और हमारे पास एक रीजन हो गया बहुत बड़ा, तो हम ये एक रीजन मान लेते हैं, ये इतना बड़ा हो गया। इस रीजन में हम इसका इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो जो ये रीजन दिया गया है ये इसकी बाउंड्री से और चार्ज तक का, जिसमें भी इसका इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपीरियंस हो रहा है, इसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। और
जो हमारी ये ई वेक्टर दी गई है, जो हम ये ई वेक्टर है, ई वेक्टर मतलब होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है और उसकी डायरेक्शन बताएगा उस पॉइंट का। तो लेटस से अगर हमें इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि जैसे कि ये पॉइंट पी हो गया और यहाँ पे हमारा चार्ज है क्यू मान लेते हैं। तो सिंपली हमें करना क्या है कि यहाँ पे हम एक चार्ज रख देते हैं और चार्ज होता है हमारा क्यू नॉट। तो क्यू नॉट चार्ज रखने के बाद इन दोनों के बीच की जो सेपरेशन है लेटस से हमने मान ली वो आ रहा है। तो क्यू की वजह से क्यू नॉट पे फोर्स निकालेंगे, डायरेक्शन उसकी इस डायरेक्शन में हो जाएगी। इसके बाद फोर्स निकालने के बाद जो हमारा ये चार्ज दिया गया है क्यू नॉट, इससे हम उसमें डिवाइड कर देंगे तो सिंपली हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल जाएगी। और अगर हम बात करें इसकी यूनिट की तो हमें पता है कि ये फोर्स अपॉन चार्ज है। फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है और चार्ज की कूलाम होती है, तो यूनिट बन जाएगी इसकी न्यूटन पर कूलाम। और इसके साथ साथ हमें ये भी याद रखना है कि ये फोर्स अपॉन चार्ज है तो फोर्स हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी होती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की जब भी हम डायरेक्शन बताते हैं, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से अवे होगी, अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है, टुवर्ड नेगेटिव चार्ज। तो इसका मतलब ये है कि जैसे हमारे चार्ज क्यू यहाँ पर रखा हुआ है, अगर इससे पॉइंट पी की तरफ निकालें तो इससे ये अवे की तरफ होगी, मतलब इससे दूर की तरफ होगी, इस लाइन को मिलाते हुए आगे की तरफ। और अगर नेगेटिव चार्ज होते हैं यहाँ पे तो इसी लाइन को मिलाते हुए इस चार्ज की तरफ इसकी डायरेक्शन हो जाती है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ये एक इमेजिनरी लाइन्स होती हैं जो किसी भी एक चार्ज पार्टिकल से निकलती हैं। चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, उससे चार्ज से कोई लेना देना नहीं है। बस केवल ये है कि हम ये बात एज्यूम करते हैं कि ये इलेक्ट्रिक लाइन निकलती हैं। और ये बात और याद रखनी है कि ये इमेजिनरी लाइन्स होती हैं, रियल लाइन्स नहीं होती हैं। इसके साथ इसकी प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो पहली प्रॉपर्टी कहती है ये पॉजिटिव चार्ज में से निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज में एंटर कर जाती हैं। और ये जो प्रॉपर्टी है ये अगले नेक्स्ट स्लाइड में वेदर डायग्राम दिखाई गई है। और नेक्स्ट है कि टेंजेंट टू द लाइन गिव द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। जो हमारी कर्व लाइन बनेगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं, अगर उसके ऊपर किसी पॉइंट पर हम डायरेक्शन निकालना चाहें तो उसके लिए सीधी से हमें टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी है कि ये कभी भी क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती हैं, मतलब कि जहाँ से स्टार्ट हो रही हैं वापस वहाँ पे कभी नहीं आती हैं। थर्ड है के बाद आती है फोर्थ, इसमें है कि दी लाइन्स आर इमेजिनरी। तो ये लाइन्स इमेजिनरी होती हैं, रियल नहीं होती हैं, हम जस्ट एज्यूम करके चलते हैं कि ये लाइन है। एंड फिफ्थ प्रॉपर्टी है दीज डू नॉट इंटरसेक्ट, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तो ये तो बहुत ही फेमस है, बात आती है कि क्यों इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, तो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। इसके बाद लास्ट है कि डेंसिटी ऑफ दिस लाइन डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट दैट पॉइंट। तो इसका मतलब ये है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी जगह पर अगर ज़्यादा है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा होगी, और अगर दूर दूर हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी कम हो जाएगी। सो इन सभी को पढ़ने के लिए एक डायग्राम मैंने बनाया है सिंपली, तो वहाँ से आप लोग ये बताने के लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स किस तरीके से दिखाई जाती हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव चार्जेस। सो ये डायग्राम मैंने बुक से लिया है। तो यहाँ पे बता रहा है कि पहला जो डायग्राम है ये, यहाँ पे हमारा चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बाहर की तरफ निकल रही हैं। बी में ये हमारा चार्ज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर की तरफ आ रही हैं। इसके बाद जो हमारा ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो कि हम आगे पढ़ेंगे, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव में से निकल रही हैं और नेगेटिव में एंटर कर रही हैं। और अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये पैरेलल होती हैं, और अगर दो पॉजिटिव चार्ज हैं तो ये यहाँ से निकली ये एक दूसरे को रिपेल करती हैं। तो स्टूडेंट जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि जो टेंजेंट हम देते हैं अगर निकालें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पर तो उससे हमें डायरेक्शन पता चल जाती है। तो लेटस से हम मान लेते हैं कि हमें ये पॉइंट दिया गया है और हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है।
तो पहली बात तो ये कि जो हमारी ये फील्ड लाइन है ये हमारी इस तरीके से ट्रैवल कर रही है, मतलब ये हमारी ऐसे जा रही है, तो हमें जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो भी इसकी डायरेक्शन के अलोंग कर देंगे। जो ये हमारी ये डायरेक्शन, जो ये टेंजेंट जिस डायरेक्शन में जाएगी वही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। इसके बाद एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि ये कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती हैं। तो जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है सबसे ऊपर वाले फिगर में कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल तो रही हैं लेकिन वापस इसमें एंटर नहीं कर रही हैं, तो ये कभी भी क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती हैं। थर्ड में पढ़ा था हमने कि ये इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, जैसे कि ये दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। तो इसका रीज़न क्या है, तो वो देख लेते हैं कि मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे है और दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे है। अगर ये हमारे यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, अगर हम यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कराएं तो जो ऊपर वाली लाइन है उसके लिए टेंजेंट उधर हो जाएगा और नीचे वाली लाइन के लिए टेंजेंट की डायरेक्शन इधर हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक पॉइंट पर टेंजेंट की डायरेक्शन 2 हो गई और एक पॉइंट पर 2 डायरेक्शन पॉसिबल नहीं होती हैं, तो इसीलिए ये हम कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था कि जहाँ पे इनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो जैसे कि हमारे चार्ज पार्टिकल है, ये हमारा पॉजिटिव है, तो इसके पास जो हमारे रीजन है यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के जो नंबर हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। और अगर हम यहाँ पे देखें तो इनके बीच में गैप ज़्यादा है, ये देखो यहाँ पे गैप होता जा रहा है, गैप बढ़ रहा है आगे की तरफ जाने पर। जहाँ पे गैप बढ़ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे फील्ड स्ट्रेंथ कम होगी और जो इसके पास आ जाएंगे तो ये फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी। सो ये जितनी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी वो सब मैंने यहाँ पे बता दी हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल एक सिंपल अरेंजमेंट होता है, इसमें 2 चार्जेस होते हैं, एक हमारा नेगेटिव चार्ज होता है और दूसरा पॉजिटिव चार्ज, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, इसका भी क्यू होगा और इसका भी मैग्नीट्यूड क्यू होगा। तो स्टूडेंट याद ये रखना है कि मैंने मैग्नीट्यूड बोला है तो मैग्नीट्यूड का मतलब इसकी वैल्यू से मतलब है, साइन से मतलब नहीं है। और जो हमारा डाइपोल है इसको इन दोनों जो चार्जेस के बीच में जो सेपरेशन है वो हमने 2L मानी है। ये 2L स्मॉल सेपरेशन होती है और जो ये अरेंजमेंट बना है 2 चार्जेस का सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, इसी को डाइपोल बोलते हैं। इसके बाद जो ये हमारा डाइपोल है, डाइपोल एक वेक्टर क्वांटिटी एंड डाइपोल मोमेंट हम डिफाइन करते हैं और डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं हम पी वेक्टर से, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है, ये वाली इक्वेशन है। और डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। सिंपल फॉर्मूला है कि जो हमारा चार्ज है इसका मैग्नीट्यूड हमें निकालना है और इसके बीच की जो सेपरेशन है वो हमें लिख दें, उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना। और जो हमारा ये सेपरेशन है इसमें हम वेक्टर क्वांटिटी लगा देते हैं क्योंकि ये हमें डायरेक्शन बताता है। तो ये हमेशा याद रखना है जो बीच में सेपरेशन है उससे हमें मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे सेपरेशन 2L मानी है तो 2L से मल्टीप्लाई किया है, हो सकता है कहीं पे A हो L हो सिंपल ही, तो उससे भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बात करते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।